और एक बार फिर से स्वागत है। इटवा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ काशिश नाम की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। युवती के पिता श्याम सिंह ने सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसी बीच भारतीय कश्यप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और प्रताप सिंह खालसा ने साफ कहा है कि यदि तय समय में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा और संगठन की मांग है कि मामलों की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और संदिग्धों की तुरंत गिरफ्तार किया जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या नाम है? क्या नाम आपका, क्या नाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप पीड़ित परिवार की आवाज़ को उठाने के लिए आए हो और आप धन्यवाद के पात्र हो। और मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा है, भारतीय कश्यप सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सभी जानते हो, कुछ दिन पहले कशिश कश्यप हमारे समाज की बेटी है, उसको एसओजी प्रभारी का लड़का अनुज पहलवान के नाम से जाना जाता है, तो उसको लगातार संबंध बनाने के लिए मतलब प्रयास करता रहा, उसके ऊपर दबाव बनाता रहा, लेकिन हमारी बहन ने उसको जो इनकार कर दिया, उसको धत्कार दिया, उसको धमका दिया। तो जब उसने उसका प्रयास जो लगातार करता रहा, वो उसको लगा कि अब मेरा प्रयास चल नहीं रहा, मेरा हक चल नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसके भाई को किडनैप किया। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, इन्होंने सुनवाई है मुझे। तो उसने जब किडनैप किया और लड़की को फ़ोन मिलाया, फ़ोन करके ये कहता है अगर तूने फ़ोन काटा इधर तेरा भाई कटा। मतलब कितनी गुंडागर्दी है। अगर तुम्हारा पिता एसओजी प्रभारी है, इसका मतलब भगवान तो बन नहीं गया। और क्या नाम, अगर वो प्रभारी है। मेरा नाम रचना कश्यप। रचना जी, रचना कश्यप। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? आज रात में आ जाएंगे। किस समस्याओं को लेकर यहाँ आज आई हो? सर, हमारी बेटी कशिश ने आत्महत्या कर ली थी 7 फरवरी को। एक लड़का है अनुज, वो बहुत परेशान करता था। बीके सिंह एसओ प्रभारी का बेटा है। मैंने अपनी बेटी की एंगेजमेंट की थी अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को, और 4 तारीख को हमारी बेटी को उठा लिया था उसके लड़के ने, अनुज पहलवान, बीके सिंह का बेटा है जो कि एसओ प्रभारी। उसके बेटे ने मेरे बेटे को उठा के गन पॉइंट पे लेके मेरे दामाद का नंबर निकाला और उसको फ़ोन करके बलगलाया। और उसके बाद हम लोग बीके सिंह से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अब हम अपने बेटे को समझा देंगे, उसको घर के बाहर भेज देंगे, यहाँ रखेंगे नहीं इटावा में। आप ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसे आश्वासन दे के हमको चुप करा दिया था। हम लोग चुप हो गए थे। फिर अभी 7 फरवरी को, 10 मार्च को मेरी बेटी की शादी होनी थी। 7 फरवरी को अनुज ने मेरे दामाद को पता नहीं कौन सा वीडियो क्या भेजा, जिसके कारण मेरे दामाद ने मेरी बेटी, जाहिर सी बात है कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा इतनी जानकारी लेने के बाद में, होने के बाद में, तो उसने मना कर दिया हुआ है या कुछ भी हुआ हो। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है, 7 फरवरी को मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। कुछ किसी से कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं। बहुत सा ऑडियो वीडियो सारे खिलाफ, अनुज के खिलाफ हैं सारे। फिर भी क्या एफआईआर पंजीकृत हुई? हाँ, अभी जी एफआईआर कराई थी इसी मंडे को, सोमवार को, 19 तारीख को। क्या आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं। बस पुलिस क्या कह रही है? यही कहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बस हमको झूठा आश्वासन देते रहते हैं। कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी, कब होगी कार्रवाई? आज 16वां दिन है, हमारी बेटी को खत्म हुए 16वां दिन है। अनुज को गिरफ्तारी होनी चाहिए, अनुज को फांसी होनी चाहिए और बीके सिंह को भी बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इस पोजीशन पे रहेगा, उपाधि पे रहेगा, हमारा कोई पुलिस सहायता नहीं करेगी। क्या आपने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन या एप्लीकेशन दिया इस संबंध में? जी दिया है, एप्लीकेशन ऑनलाइन की थी हमने, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली थी। कोई नहीं, कोई नहीं।
और आज आप लोग फिर इकट्ठे हुए हैं, क्या किन से मिलने के लिए आएंगे? हमारे भैया हैं खालसा जी। देखिए आज जो है एक भारतीय कश्यप सेना का उत्तर प्रदेश के बलिया से आस्था और सेवा की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। यहाँ के वैभव सिंह के अपनी माताजी के साथ बाबा भलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से जलाभिषेक किया और मंत्रोच्चार पूजन और शंखनाद के साथ भगवान शिव की आराधना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। पूजन अर्चना के बाद वैभव सिंह ने असहाय और ज़रूरतमंदों लोगों की सहायता भी की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा और धार्मिक आस्था दोनों ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कि बाबा के दरबार में कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ उपस्थित होकर के, और क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा आता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा एक सानिध्य में पूरा बलिया बाबा के फल लाया, उसी के लिए बाबा को धन्यवाद करने आए थे कि बाबा कृपया करके यहाँ के जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उन लोग को थोड़ी सी बुद्धि दें कि बलिया की जो सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की इस समय जो बैंड बजी हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करें। अपनी कुर्सी बाद में संभालेंगे, पहले बलिया वालों की सोचें। सर जो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिली, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे एक सिपाही नहीं है। सोमवार को भीड़ होती है हमेशा बाबा के मंदिर में, बाबा के दरबार में एक सिपाही नहीं है। अगर यहाँ 2 मिनट के लिए भगदड़ मच गई तो यहाँ के लाशों के ढेर होंगे और उठाने वाले तब आके सबके घरों पे जाके सांत्वना देंगे। हमको सांत्वना नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। अगर ठीक कर सकते तो करिए। सर यहाँ देने के लिए पूरा गाँव मिल जाए। बाबा भलेश्वरनाथ प्रबंध कमेटी की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपनी तरफ से कमेटी ने सब कुछ व्यवस्थित रूप से कर रखा है और यहाँ पे हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि जब भी आते हैं तो बालेश्वर बाबा के दरबार में सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ के कमेटी ने ही पूरा बागडोर संभाल रखी है और उनको दिल से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो किसी भी आपातकाल के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा जान। धार्मिक और सामाजिक विवाद के बीच शंकराचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार भी करती है तो हम विरोध नहीं करेंगे, जनता सब देख रही है। प्रयागराज में हमने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और पुलिस की कथित बेरहमी के बाद भी हम कैंप में नहीं घुसे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। उन्होंने आरोप लगाने वाले युवकों पर भी सवाल उठाए। शंकराचार्य का कहना है कि आरोप लगाने वाले लड़के कभी हमारे गुरुकुल में नहीं आए थे, ना यहाँ पढ़े। कोर्ट में जमा मार्कशीट के अनुसार वे हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं। जब उनका हमारे संस्थान से कोई संबंध नहीं तो कोई उनका कुछ कैसे कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई सीधी होने का दावा कर रहा है तो उससे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया कि कुछ लोग चौगा पहनकर सनातन धर्म को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। वे खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में
निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी, आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पर बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना हो। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी। और मुख्यमंत्री के मुताबिक यह अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो इस तरह की अतिरिक्त बोनस योजना लागू करेगा। और सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा सकती है, क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है। किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए MSP के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं। और ये जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है। दूसरी हमने भावांतर योजना जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने AI समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जिनका विजन AI को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समिट के दौरान देश के अंदर और बाहर भारत के विकास की गति को शर्मसार करने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का उद्देश्य केवल झूठ बोलकर देश की छवि को धूमिल करना है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की प्रशंसा की और यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान है। विदेशों में भारतीय छवि को बदनाम करने का एजेंडा चल रहा है।
पीएम मोदी और सरकार के निशाना बनाना कांग्रेस का फैशन बन गया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश को आगे बढ़ाने के प्रयास में सभी को एकजुट होकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश को हर दिन बदनाम करना, माननीय मोदी जी को गाली देना, राहुल गांधी जी का फैशन और पैशन दोनों बन चुका है। विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के प्रधानमंत्री जी पर कीचड़ उछालना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। राहुल गांधी जी, लेकिन याद रखिए, सूरज पर थूकने से खुद का चेहरा ही गंदा होता है। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी खुद को गब्बर शेर होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप विदेशी शक्तियों के केवल प्यादे बन करके रह गए हैं। आपका एजेंडा स्पष्ट है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोकना और दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करना। राहुल गांधी जी देश में भारत विरोधी ताकतों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर के उभरे हैं। देश में राजनीतिक जो नकारात्मकता है उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप बनते हैं राहुल गांधी जी। देश में अराजकता फैलाना, खेल साहब जानते हैं, अखिलेश बाबू और राहुल बाबू एक ही मिली के चलते बैठे। दोनों लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी की तरह जो पावर है वो वसीयत में या इनहेंस ट्रांसफर होती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जिसे चाहेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का हृदय जीत चुकी है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, मैं कह सकता हूं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से और केंद्र की योजनाओं का 100% नीचे ला करके प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के दाग उत्तर प्रदेश में करने वाली बीजेपी सरकार के इशारे अभी हमने टेलीविजन में देखा है कि मामला अदालत में है और अदालत के मामले में हम अभी कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश में पाने के हम लॉ को मेंटेन करेंगे। हर एक चीज में कानून व्यवस्था से शुरुआत करने की नीति को लेंगे और सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम जन जन को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। जानबूझ के इस तरह का विशाल जी, मेरा विश्वास और मेरा भरोसा डेवलपमेंट पर है और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर। और हर स्थिति में आज आप उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ी है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। तरह तरह के प्रकार के जो घटनाक्रम है वो प्रदेश के विकास को गति देने में बाधा बनते हैं। और मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ऐसी घटनाओं का संज्ञान देंगे और हर स्थिति में प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत माता के खिलाफ अनशन प्रचार प्रसार करने में लगी है। विदेशी मंचों पर भारत को कमतर आंकना, भारत की विकास की गति को पीछे धकेलना और भारत के विकास के साथ साथ भारत के लोगों की ताकत को कमतर आंकना। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत माता का नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी से आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में लाल बाराधारी को लेकर विवाद तेज हो गया है। लाल बाराधारी को बंद किए जाने के विरोध में छात्रों ने एक गुट में कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है और छात्र बाराधारी को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। वही छात्रों का दूसरा गुट सुरक्षा
का हवाला देते हुए लाल बाराधारी के बंद रखने की मांग कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षित इमारत लाल बाराधारी को सुरक्षाकरणों और फेंसिंग कार्य के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसी बीच छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी खबर है और पुलिस ने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। फिलहाल कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस हालत पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन जब यहाँ इफ्तारी पार्टी और नमाज अदा करने की परमिशन दे सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमें अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया तो आप ये देख लीजिएगा मामला इससे भी भव्य करेंगे। राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 21 वर्षीय युवक पर अपने बुजुर्ग पिता को गोली मारकर हत्या करने और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक मृतक मनवेंद्र सिंह, जो एक पैथोलॉजी लैब के संचालक बताए जा रहे हैं, 3 दिन से लापता थे और गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद बेटे ने दर्ज कराई थी, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयानों में विरोधाभास सामने आने पर पुलिस को शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के अनुसार शव के 2 टुकड़े कर नीले ड्रम में रखे गए थे और पड़ोसियों को दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घर की तलाशी में धड़ बरामद हुआ और सिर की तलाश जारी है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या बताइए? देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिठाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। सर, बॉडी का ड्रम से बरामद हुई है, इसके अलावा इसने काटा कैसे, क्या इस्तेमाल किया उसने? देखिए, सारी अभी पूछताछ चल रही है, हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। फिर लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।